नमस्कार, डीडी न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलदीप हेरान और हाजिर हूं आज की बात कार्यक्रम के एक और अंक को लेकर। केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है। इस कानून की क्या बारीकियां हैं और क्या इसके तमाम पहलू हैं, इस पर हम चर्चा के माध्यम से आज बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय सिंधु जी। सर, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले CAA यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक की जब हम बात करते हैं तो आखिर ये है क्या और इसकी क्या प्रस्तावना है? देखिए, जैसे कि आपने कहा, नागरिक संशोधन कानून जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है और आज देश विदेश में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की जो प्रस्तावना संविधान में दी गई है, जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहा गया हम भारत के लोग। तो प्रश्न ये है कि हम भारत के लोग कौन? हम भारत के लोग जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के सिटीजन हैं। और जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता कहीं ना कहीं भारत के संविधान में दर्शाई गई है। अगर हम अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 को देखेंगे तो उनमें प्रावधान दिया गया है जहां पर नागरिकता के बारे में बताया गया है जब भारत में संविधान को अपनाया गया। लेकिन उसी के साथ एक कानून है जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, जिसमें नागरिकता के बारे में भी बताया गया है। उस कानून के संदर्भ में अगर देखेंगे तो आज का जो कानून है, जो CAA की हम बात कर रहे हैं, वो उसी कानून की बात कर रहे हैं जहां पर आपका सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में अमेंडमेंट किया गया है, जो 2019 में अमेंडमेंट किया गया है। इसीलिए इसका आज बहुत महत्वपूर्ण इसका परिप्रेक्ष्य है। जी, इसे लगभग 2014 में केंद्र सरकार ने इसे प्रस्तुत किया संसद में और 2019 में इसे लागू करने की भी बात कही, इसे पारित करके। लेकिन इतना लंबा समय क्यों? 2014 से 19 और 19 के बाद आज 2024 में इसे लागू किया जा रहा है, तो इसे लागू करने में इतना लंबा समय क्यों लगा? देखिए, 2014 में एक प्रयास किया गया था जिसमें सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2014 को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो उस वक्त पास नहीं हो पाया। लेकिन 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसको पारित किया गया। और जब पारित किया गया तो उसका संदर्भ यही था कि जो भी हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी जो प्रोसिक्यूशन है, जो उत्पीड़न वाले हैं, और उन लोगों को कहीं ना कहीं भारत में भारत की नागरिकता देने का एक प्रयास दिया गया। जो 2019 में जब इस तरह का एक अमेंडमेंट किया गया तो उसका पर्पज़ ये था कि वो जो पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से जो भारत में आए हैं, व्यक्ति आए हैं, उनको कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता को दिया जाना चाहिए। हाँ, जो आपने कहा 2014 से 2019 का समय, देखिए, जब भी कोई कानून बनता है या उसका जो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस वक्त उस पर कुछ ना कुछ मंथन जरूर रहता है। उस मंथन के बाद ही उस कानून को पास किया जाता है। तो 2019 में जब इसको पास किया गया, ये कुछ अनफॉर्चुनेट था कि कोविड-19 का एक इशू आया और कोविड-19 ने ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी कि इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बेशक ये पास हो गया था और उसके बाद जो उसके रूल्स बनने थे, जो रेगुलेशंस बनने थे, उसमें थोड़ा टाइम लगा, जिसमें केंद्र सरकार ने समय लिया और 2024 में अब जाकर उसके रूल्स जब बने तब इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात की है। सर, देखने को मिला है कि जब से लेकर के CAA को केंद्र सरकार लेकर आई, संसद में उसे रखा या उसके बाद इसके पारित करने तक की जो समय अवधि रही, उस दौरान ऐसा भी रहा कि कुछ एक दलों द्वारा या यूं कहें कि कुछ लोगों द्वारा इसके खिलाफ लोगों में लगातार भ्रामक जो है अफवाहें फैलाई जाती रहीं और इसके कई ऐसे परिणाम देखने को मिले कि इस संशोधन को अधिनियम में लागू करने के लिए बहुत समय लगा। तो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि लोग इसे समझ नहीं सके या यूं कहे कि लोग इसके विरोध में क्यों उतरे? देखिए, जहाँ तक इस कानून के या इस संशोधन की बात है, ऐसा नहीं है कि जो नागरिक कानून में ये संशोधन पहली बार किया गया है। समय समय पर इस तरह के संशोधन कानून में किए गए हैं, जो सिटीजनशिप कानून में किए गए हैं, जो 1955 का जो कानून है। और जब भी इसमें संशोधन किए गए तो बदलती परिस्थितियों का जवाब ढूंढते हुए संशोधन को किया जाता है।
जब इस संशोधन को किया गया तो इसका सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस संशोधन को क्यों किया गया। देखिए, जहाँ तक भारत की बात करें, भारत का संविधान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान पूरे विश्व में है जो सेकुलरिज्म की बात करता है। 1976 में जब 42वें संशोधन में सेकुलरिज्म वर्ड को अपने प्रियम्बल में रखा गया था, तो उसका मतलब यही था कि भारत हर तरह के धर्म के लोगों को अपनाता है। यहाँ पे हर तरह के धर्म के लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इस कानून को अगर आप देखेंगे तो 2014 की 31 दिसंबर 2014 की एक समय सीमा दी गई है, और 2019 में ये कहा गया कि जो भी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो भी व्यक्ति अगर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, और वो आते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, रिलीजियस, धार्मिक, परसिक्यूशन, उनका उत्पीड़न हुआ है, तो उस तरह के व्यक्तियों को भारतीय परिवेश में उनको अपनाया गया है, क्योंकि भारत में ऐसे लोगों को जो माइनॉरिटी है उनको कंसीडर किया गया। इसमें चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो ईसाई हैं, इन सब लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अंतर्गत लाने का एक प्रावधान किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो सिटीजन क्यों चाहिए? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सिटीजन, एक होते हैं नॉन सिटीजन। संवैधानिक परिवेश में जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो भाग 3 में दर्शाए गए हैं, वो जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। भारतीय नागरिक वो है जो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक के लिए अगर आप देखेंगे, अगर संविधान के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच में जो दर्शाया गया है वो है उस वक्त जब भारत में संविधान को अपनाया गया, उनके बारे में बताया गया। लेकिन अगर आप सिटीजनशिप एक्ट के बारे में आप बात करते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट बात करता है समय समय से बदलते परिवेश के जवाब को देने का, और उसके लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता भी पड़ती है। अब जो ये रिलीजियस माइनॉरिटी परसिक्यूशन प्रोसेस जो हुआ है, जिसमें वो अल्पसंख्यक जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं और जहाँ पर उनका उत्पीड़न है और वो भारत में आए हैं 2014 से पहले, कहीं ना कहीं उनको नागरिकता देने की बात की गई है। तो वो नागरिकता जब उनको मिलेगी तो संविधान के जो भाग 3 है, भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बहुत ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं, और जो नागरिक नहीं है उनको वो अधिकार नहीं मिलते, और इसीलिए उनको इस परिप्रेक्ष्य में लाने की कोशिश की गई है जिससे उनको वो अधिकार मिले और वो नागरिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन अधिकारों को सिंधु सर, जैसे केंद्र सरकार बार बार ये कहती आई है कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि 2014 31 दिसंबर तक जो भी व्यक्ति भारत में आ चुका है उसे भारत की नागरिकता दिए जाने पर ये कानून लाया गया है। अगर हम बात करें उसके बाद इस तरह के आने वाले शरणार्थियों की, अगर हम बात कर लें, अगर उसके बाद आने वाले शरणार्थियों को इस तरह की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान क्या इसी कानून के तहत आने वाले समय में देखने को मिलेगा या फिर उसके लिए कोई और प्रावधान किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक इस कानून की बात है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो ये पास हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये जो उन कंट्रीज से, उन देशों से जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से, चाहे वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनके लिए ये प्रावधान है। इसमें देखिए, एक जैसे इसका विरोध किया जा रहा है तो उसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कहता है कि एक डिस्क्रिमिनेटिव वे में कर रहे हैं, तो ये जो माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ कुछ लोगों को ही जो देश में बुलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। जो भारत में आ रहे हैं बहुत से ऐसे भी हैं, जैसे कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन वो वहाँ पे माइनॉरिटी में नहीं है जी। अगर आप देखेंगे वहाँ पर वो मेजॉरिटी में है। तो जो परसिक्यूशन होता है वो माइनॉरिटी का होता है, मेजॉरिटी का नहीं होता। तो अगर आपने देखेंगे तो सरकार ने भी, या अगर आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखेंगे तो इस तरह की बात की गई है। तो अगर परसिक्यूशन माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी को ही कंसीडर किया गया है। तो देखिए, अब इस वक्त अगर मौजूदा स्थिति अगर हम देखें सर, तो इस वक्त कितने लोगों को इस कानून के लागू होने से फ़ायदा होगा? देखिए, जहाँ तक बात है 2014 तक के अगर आप डाटे की बात करेंगे तो लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास लोग हैं जो भारत में आए थे। लेकिन भारत में आने के बाद भी क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, जो नागरिकता कानून के अंतर्गत जिस तरह का उनको परिवेश मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि उनको जो है नागरिकता दी जा रही है इस कानून के अंतर्गत, और जब वो नागरिकता मिलेगी तो वो अपने उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो भारतीय नागरिकता लेने के बाद उनका जो परसिक्यूशन वाला सिस्टम था वो कहीं ना कहीं भारत उसको बचाने की, उनको यहाँ पर सेटल करने का एक काम कर रहा है। तो जिन अल्पसंख्यक
समूहों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है इन आस पड़ोस के देशों में, तो उनके लिए भारत में ये नागरिकता का प्रावधान होना इस कानून के तहत पुख्ता किया गया है, ये मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगर बात करें इसके प्रावधानों की, तो इसकी क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरह के इसमें प्रोविजंस रहेंगे जो उन सिटीजन्स को हम प्रोवाइड करेंगे? देखिए, जिस तरह से आप इनकी बात करेंगे, जो जिनको नागरिकता दी जाएगी और जिनको आइडेंटिफाई किया है, जो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, जब वे भारतीय परिप्रेक्ष्य में आ जाएंगे तो जो संवैधानिक एक अधिकार होते हैं वो अधिकार इनको दिए जाएंगे। और वहाँ पे कहीं ना कहीं चाहे वो रहने का अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 21 में बहुत तरह के अधिकार होते हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। अब जैसे अनुच्छेद 19 के हैं, वो नागरिकों को है, जो नागरिक नहीं है उनको वो अधिकार नहीं है। तो जो इसके एक्ट के अंदर नहीं आए थे उनको वो उस तरह के अधिकारों को नहीं दिया जाता। तो उनका इस एक्ट के अंदर आना या उनको आइडेंटिफाई करना वो इस कानून का मुख्य लक्ष्य है और उन्हीं को ही राइट दिया जाएगा। जिस तरह से इस कानून को इस वक्त लागू किया गया है तो लोग मान रहे हैं कि ये एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश भर में लागू किया गया है। आपका इस बारे में क्या मत है कि क्या वाकई ये एक चुनावी मसला है या फिर एक लंबी चली आ रही प्रक्रिया के अनुरूप ही आज इससे लागू किया गया है? देखिए, 2019 में इस कानून को बनाया गया, ठीक है, ये दिसंबर में ये कानून बना था जी। लेकिन सभी जानते हैं कि 2020 में जिस तरह से कोविड-19 जो कोरोना का प्रकोप था, वो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं था, वो प्रकोप पूरे विश्व में था और वो प्रकोप काफ़ी लंबे समय तक चला। और उस लंबे समय में सिर्फ जो हमारी आधारभूत सुविधाएं थी उन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो उस समय पर इस तरह का मंथन करना, क्योंकि सिर्फ कानून को पास करना, कानून को इम्प्लीमेंट करना नहीं होता, उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाने पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे कल जैसे कि सरकार ने भी कहा है, केंद्र सरकार ने, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिस रूल्स के माध्यम से एक प्रक्रिया दी जाती है, उस प्रक्रिया के थ्रू ही नागरिकता को दिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा, जैसे इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। जो भी इस कानून के अंतर्गत नागरिकता लेना चाहता है उसको सरकार को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए 2A फॉर्म है, उस फॉर्म के 2 भाग है। एक तो जो अपनी विस्तृत वो जानकारी उसमें देगा और दूसरे भाग में वो कुछ डेक्लरेशन देगा। तो वो जो डेक्लरेशन होगा, इसमें सरकार उस डेक्लरेशन को, उसकी जानकारी को जांचेगी, उसके बाद उसको ये अधिकार दिया जाएगा जिसमें वो नागरिकता माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि हर एक को अधिकार मिल जाएगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उन रूल्स के माध्यम से जो भी एक एसेंशियल क्राइटेरिया है उसको वो फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही इस तरह के अधिकारों को दिया जाता है। यानी कि एक बार पूरे तरीके से पुख्ता किया जाएगा हर जानकारी को जो भी किसी ऐसे व्यक्ति के पास उपलब्ध रहती है जब वो इन देशों से भारत का दौरा कर रहे हों। जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे कि जब हम इसकी बात करते हैं, नागरिक संशोधन कानून की बात करते हैं, तो मुझे लगता है एक गलतफहमी भी सबके मन में है कि इस कानून के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो शायद वो माइनॉरिटी में नहीं फॉल करते या वो प्रोसिक्यूशन में नहीं, उत्पीड़न में नहीं फॉल करते, और अगर वो लोग ऐसे आ जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक खतरा साबित होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे सिटीजन एक्ट को देखेंगे, एक छोटा सा कानून है लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अगर आप देखेंगे धारा 8, धारा 9, धारा 10 के अंतर्गत डिप्राइवेशन का भी एक क्लॉज डाला गया है, जिसमें सरकार को अगर ये लगता है कि किसी को नागरिकता तो दे दी गई है लेकिन वो नागरिकता देते समय उसका जो डिक्लेरेशन था, जो फॉर्म 2A के अंतर्गत जो उसने ऑनलाइन भरा था, वो सही नहीं पाया गया या वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो फॉल्स पाएगी, तो धारा 10 के अंतर्गत भी इस कानून में सरकार उसकी नागरिकता को भी रद्द कर सकती है अगर उनको लगता है कि वो नागरिकता जो है उसने वो कुछ तथ्यों को छुपा कर ली है। तो ऐसा भी प्रावधान है जो कानून में पहले से प्रावधान है। ये कानून में पहले से ही प्रावधान मौजूद है। सर, आप पिछले लगभग 24 वर्षों से आप विधि के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, सेवारत हैं और बच्चों को कानून की जानकारी दे रहे हैं। ऐसा भारत में कई राज्यों में देखने को मिलता है, स्पेशली जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ पर लोगों के बीच में उन्हें बाहर से आ रही किसी भी ऐसी कम्युनिटी को वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं, उन्हें नहीं अपने आसपास रहने देना चाहते हैं, जिसके विरोधाभास में कई बार प्रदर्शन होते रहे हैं और भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश रहा है जहां पर शरणार्थियों की कभी कमी नहीं रही है। ऐसे में इस कानून के लागू होने से नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की, अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें जहां पर इस तरह के मसले ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो उसका उन क्षेत्रों की इकोनॉमी या फिर उन क्षेत्रों की
जनसंख्या पर क्या कोई असर देखने को मिल सकता है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की आपने बात की, देखिए जब ये 2019 में भी सभी जानते हैं, जब 2019 में ये कानून को पास किया गया था, तब भी कुछ डिफरेंसेस, कुछ पब्लिक ओपिनियन इस तरह का उभर कर आया था कि कहीं ना कहीं भारत की वो सॉवरनिटी के लिए ये खतरा है और ये जो नागरिकता कानून है ये सही दिशा में नहीं है। और उस वक्त जो दिल्ली में या गुवाहाटी में जिस तरह के प्रदर्शन हुए थे वो इस चीज़ को दर्शाते भी हैं, जो कोविड-19 की वजह से कुछ हद तक थम भी गए थे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब सरकार इस तरह का निर्णय लेती है, जैसे 2014 में जब ये कानून को लाया गया, उस बिल को लाया गया और इसको संशोधन के लिए बोला गया, लेकिन नहीं किया गया, तो उस पर फिर मंथन किया गया। जब 2019 में पास किया गया तो जो प्रशासनिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जब इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो नागरिकता ऐसी नहीं दी जाती कि कोई भी व्यक्ति एक फॉर्म को भरेगा और उसको नागरिकता ऑनलाइन मिल जाएगी। उसकी कहीं ना कहीं सत्यापन होता है, कहीं ना कहीं चेक होता है कि ये जो व्यक्ति आया है ये क्या उस उत्पीड़न माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा है, अल्पसंख्यक से बिलोंग कर रहा है, क्या वाकई ही उसका उत्पीड़न हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो बड़ा ध्यान से देखा जाता है। देखिए अब जैसे हमने 3 नेशन की बात की, अगर आप इसको पढ़ेंगे, मीडिया भी इसको कवर करता है कि हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हम बात करते हैं बांग्लादेश की, हम बात तिब्बत की क्यों नहीं करते, हम बात भूटान की क्यों नहीं करते, हम बात म्यांमार की क्यों नहीं करते, हम बात श्रीलंका की क्यों नहीं करते, वो भी तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। लेकिन क्योंकि ये जो परसिक्यूशन है ये उन कंट्रीज में आ रहा है जहाँ पर जो मेजोरिटी है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। मैं कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मेजोरिटी है, उसका परसिक्यूशन नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे तो होम मिनिस्टर ने भी अपने भाषण में ये कहा था, तो वो कभी भी परसिक्यूशन नहीं हो सकता, परसिक्यूशन माइनॉरिटी का ही होता है। भारत जो एक सेकुलर स्टेट है और भारत इस तरह की माइनॉरिटीज़ को कंसीडर करता है और हमारे यहाँ हर तरह के समाज में हर तबके के लोग हैं। यही वजह है कि भारत ने इस तरह का कानून पास करके उस परसिक्यूशन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमारे भारत में समाज में उनको जगह दी है। और वही कहीं ना कहीं जो संवैधानिक प्रावधान है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उनके थ्रू उनके संरक्षण की बात की है जी। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कानून है जी। संजय सर, 2014 से 2024 10 सालों का समय लग गया। भारतीय न्याय व्यवस्था या कानून का एक जो पूरा रवैया है वो, और इसके अलावा हमारे संसद के भीतर रहने वाली सभी वातावरण की चर्चाओं को एक छोर पर छोड़ते हुए अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में CAA को लागू ना करने के लिए 62 याचिकाएं लोगों द्वारा दर्ज की गई। हालांकि ये प्रावधान भी कानून का ही दिया हुआ उन सभी को है, उन सभी नागरिकों को है जिन्हें कोई भी आपत्ति या समस्या होती है, वो अपनी याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर फैसला दे दिया है, अब ये जब पूरे देश भर में लागू हो रहा है, तो ऐसे में आप इसे केंद्र सरकार की उपलब्धि के तौर पर कैसे देखना चाहेंगे? क्योंकि इन्हीं 10 वर्षों में हमने इस कानून को शून्य से लागू होते तक देखा है। देखिए ये भी बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए जब भी कोई भी कानून बनता है, कानून समाज के लिए सही है या गलत है, एक जागरूक नागरिकता के पास अधिकार है अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में कि वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और ये उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस कानून को जांचते हैं कि ये कानून सही है या नहीं है। तो ये नागरिक का अधिकार है। सबसे पहली बात कि जो एक भ्रांति है कि जो ये कानून हमारे पास आया है, नागरिकता संशोधन कानून हमारे बीच में आया, कि ये कानून जो है हमारे यहाँ के नागरिकों के लिए एक खतरा है या उनके कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को वंचित करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे नागरिक भारत के हैं उनके किसी भी अधिकार को किसी भी तरह से वंचित नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप इस कानून की बात करते हैं तो इस कानून में हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो हमारी एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो हमारे भारत में रह रहा है लेकिन विदेशों में भी है, लेकिन वहाँ पर उनका जो परसिक्यूशन है, जो उत्पीड़न है, उनको हम कहीं ना कहीं भारत में अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 है, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन अनुच्छेद 15 और 16 सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होता है जी। लेकिन 15 और 16 अगर इनको नागरिकता संशोधन के अंतर्गत ना हम लाएं तो 15 और 16 का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 19 में बहुत अधिकार, 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं, अगर हम इनको नहीं लाते तो वो अधिकार जो बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का, वो इनको नहीं मिलेगा। हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में जो अधिकार है वो अधिकार इनको नहीं मिलेंगे।
तो कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में जब ये भर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा है, जब उनका सत्यापन पूरा हो रहा है और वो वाकई ही उस उत्पीड़न के, उस प्रोसिक्यूशन के विक्टिम है, तो उनको अगर भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें, जैसा भारत का प्रारूप रहा है, जैसा भारत का इतिहास रहा है, हमने किस तरह से बाकियों को अकोमोडेट किया है, तो मुझे लगता है कि ये कानून अपने आप में बेहतर रहेगा। हाँ, आपने कहा कि सरकार की उपलब्धि है कि नहीं है। देखिए, इसमें उपलब्धि आप बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई माइनॉरिटी डिप्रेस्ड हो रही है या माइनॉरिटी का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, उनको किसी दूसरे राष्ट्र में, हमारे नेबर कंट्री में जगह नहीं मिल रही है और हम उनको अधिकार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए सरकार का अपना एक अच्छा योगदान आप कह सकते हैं इस दिशा में। जी बिल्कुल। तो CAA एक आम व्यक्ति के लिए सामान्य भाषा में क्या है? CAA एक आम भाषा में सामान्य व्यक्ति के लिए उसके अधिकार का हनन नहीं है, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा। जी। किसी भी तरह से उसके अपने अधिकार, क्योंकि उसको जो अधिकार दिए वो संविधान ने दिया है। भारत में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा संविधान जो हमें दिया गया है। जो संविधान है उसमें नागरिकता को तो पूरे अधिकार दिए गए हैं, तो नागरिकता के अधिकार का तो कहीं हनन नहीं हुआ। लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक मानव होने के नाते हम उस व्यक्ति के मानवाधिकार की बात करते हैं जो अल्पसंख्यक है, जो हमारे ही नेबरिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, लेकिन वो भारत में शरणार्थी बन के सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम शरण देते हैं। जी। हम उनके अधिकारों को मानते हैं, उनको अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उनको कानूनी अधिकार देने की बात करते हैं। तो जो CAA है वो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के संरक्षण की बात करता है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप इसे संविधान के अध्याय में, संविधान की उस किताब में एक नया और एक पूर्ण अध्याय मानते हैं, या फिर आपको ये भी लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आज जिन देशों में ये माइनॉरिटीज़ सेफ़ नहीं हैं या सेफ़ हैं, आने वाले समय में वहाँ पे भी ये अनसेफ हों? देखिए, जहाँ तक सिटीजन एक्ट की बात है, या आप बोलते कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है, आज के समय में तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यू कैन से एक कदम है जो सरकार के द्वारा उठाया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है उसमें पहली बार किसी तरह का संशोधन किया गया है। आप 1986 में देखिए, 1992 में, 1993 में, 2003 में, 2007 में, फिर 2019 में, और जो अब ये इसके रूल्स बनकर आए हैं 2024 में, ये एक तरह का क्रम है। जैसे जैसे समाज में बदलाव आता है, जैसे जैसे नई चुनौतियां आती हैं, उस तरह से हमें उस मानवाधिकारों को, उन व्यक्तित्व को, नागरिकों के अधिकारों को कहीं ना कहीं उनकी रक्षा करने के लिए इस तरह के संशोधन को लाना पड़ता है, और मुझे लगता है इतिहास में ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। यानी कि पूरा मसला ये कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के संविधान में ये एक नया अध्याय जुड़ा है जिसमें ऐसे माइनॉरिटीज़ को सेफ किया गया है। आज की बात में चर्चा के लिए आपका आना और आपका इस तरह से हमारे जनता, हमारे दर्शकों तक इस जानकारी को पहुंचाना, उसके लिए संजय सिंधु सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बात कार्यक्रम के इस अंक को लेकर मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।